हाँ जी, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपके पास कल हम कर रहे थे लेकिन सिग्नल की वजह से, है ना, कुछ टॉपिक नहीं कर पाए थे। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट तो पूरा आया है, मैंने देखा लेक्चर में वो बड़े अच्छे से आ गया है वो, ठीक है। उससे आगे का नहीं आया था, उससे आगे जो किया था वो मैं दोबारा करवाऊँगी आज, ठीक है। उसके आगे हम कर रहे थे ब्लड वेसल्स की बात। उसके आगे हम क्या कर रहे थे? ब्लड वेसल्स की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के ब्लड वेसल्स जो हैं वो हमारे पास रहते हैं। एक आ जाएँगे आपके पास आर्टरीज़, ठीक है? फिर आपके पास दूसरे आ जाते हैं वेन्स और तीसरी आपके पास आ जाती हैं कैपिलरीज़। तीसरी क्या है? कैपिलरीज़। 3 तरह के जो हैं वो हमारे पास क्या रहते हैं ब्लड वेसल्स रहते हैं, ठीक है? हम पहले 2 डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम तीसरे पे जाएँगे। 2 क्या है हमारे पास? पहला आ जाता है आपके पास आर्टरीज़, ठीक है? और वेन। तो हम इन दोनों को कंपैरिज़न में डिस्कस करेंगे और कैपिलरीज़ की बात जो है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है? अगर आपको आज कुछ सुनने में, देखने में दिक्कत होगी तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना क्योंकि कई बार मैं यहाँ मैसेज नहीं देख पाती हूँ, तो नहीं पता चलता मुझे, ठीक है? तो अगर नहीं कुछ दिखेगा या मेरी आवाज़ कहीं कट जाएगी तो मेरे को व्हाट्सएप पे तभी के तभी मैसेज कर देना, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं। अब आपके पास क्या है, हम कैपिलरीज़ की बात करते हैं, तो कैपिलरीज़ को अगर हम देखें, तो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोनों का कंपैरिज़न में, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है? डायग्राम देखते हैं पहले, क्या है डायग्राम का? ठीक है? देखो, ये है हमारे पास डायग्राम, आर्टरीज़ और वेन का, ठीक है? तो देखो आर्टरीज़ और वेन्स क्या होती हैं, ये पाइप की तरह हैं, आपको पता है कि आर्टरीज़ और वेन्स पाइप्स की तरह होते हैं। ये पाइप्स जो हैं वो अ जैसे हमारी पानी की पाइप होती है ना? तो पानी की पाइप जो है वो सेंटर से कैसी होती है? बिल्कुल खाली होती है तभी तो पानी जा पाता है। तो हमारी ये जो पाइप्स हैं, आर्टरीज़ और वेन्स हैं जिनके थ्रू ब्लड जा रहा है, वो भी सेंटर से कैसी होती हैं? खाली होती हैं हमारे पास, ठीक है? तो ये इस तरह से हैं और इनमें ये जो आर्टरीज़ और वेन्स होती हैं, इनमें ये 3 इनकी जो दीवारें हैं वो 3-3 लेयर्स की बनी होती हैं, 3-3 लेयर्स प्रेज़ेंट है इसमें। कौन-कौन सी लेयर्स होती हैं? अभी देखते हैं, ठीक है जी। तो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, ये वाली लेयर जो है दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है? सेम आपकी वेन के पास भी है ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो ये सेंटर वाली है, ठीक है? सेंटर वाली को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। ये वेन के पास भी है ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर वाली जो होती है इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, ये भी आपके वेन के पास भी है ट्यूनिका इंटरना। तो तीनों ही लेयर्स जो हैं वो वेन के पास भी हैं और आर्टरीज़ के पास भी हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, ठीक है? फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? अब डिफरेंस देख लेते हैं कि आर्टरीज़ और वेन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि जो आपकी आर्टरीज़ हैं, इनमें जो ट्यूनिका मीडिया है वो थोड़ी-सी ब्रॉड सी है, वाइड सी है ना, तो थोड़ी बड़ी बनाई है मैंने। और जो आपके वेन्स हैं, इनमें ट्यूनिका मीडिया जो है वो थोड़ी पतली बनाई है मैंने, ठीक है? तो जो आर्टरीज़ होती हैं, इनमें ट्यूनिका मीडिया ट्यूनिका मीडिया जो है वो मोर डेवलप्ड होती है, ठीक है? ट्यूनिका मीडिया इज़ मोर डेवलप्ड। जबकि आपके जो वेन्स होती हैं इनमें ट्यूनिका एक्सटर्ना इज़ मोर डेवलप्ड, ठीक है? ट्यूनिका एक्सटर्ना इज़ मोर डेवलप्ड। फिर आपके पास आ जाते हैं, दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा? देखो, जो ल्यूमेन है ना? ल्यूमेन जहाँ मैंने लिखा है उस पोर्शन को देखो, ये जो पोर्शन है जो ल्यूमेन है,
आर्टरीज का वो छोटा है, जबकि जो आपकी वेन्स हैं उनका देखो मैंने कितना बड़ा ल्यूमेन बनाया है, ठीक है? तो ये भी फ़र्क है हमारे पास कि ल्यूमेन जो है कैसा होता है? नैरो होता है, ठीक है? और वेन्स का ल्यूमेन कैसा होता है? वेन्स का ल्यूमेन जो है वो वाइड होता है ना? तो इसमें वाइड ल्यूमेन है, उनमें कैसा है? नैरो ल्यूमेन है, ठीक है? आगे चलते हैं, आपके पास आर्टरीज़ और वेन्स, है ना? और क्या-क्या डिफरेंस है इसमें, डिफरेंस देख लेते हैं और ठीक है? तो आपके पास जो आर्टरीज़ हैं, अब आर्टरीज़ का ल्यूमेन कैसा था? नैरो था, थोड़ा कम था, ठीक है? तो जितना भी ब्लड आएगा वो नैरो ल्यूमेन में से प्रेशर से आता है ना? देखो जितनी जितनी पतली स्ट्रॉ होगी, है ना? जितने कम डायामीटर के ल्यूमेन वाली स्ट्रॉ होगी, उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा और जितनी बड़ी डायामीटर वाली स्ट्रॉ होगी, उसमें प्रेशर कम बनेगा, आपको पता है ये, ठीक है? तो आर्टरीज़ जो होती हैं इनमें जो प्रेशर है वो कैसा होता है? हाई होता है। प्रेशर इज़ हाई, ठीक है? जबकि वेन्स का ल्यूमेन बड़ा है तो इसमें प्रेशर कैसा होता है? प्रेशर इज़ लो। इसमें प्रेशर कैसा होगा? लो होगा आपके पास, ठीक है? फिर आर्टरीज़ में और क्या आ जाता है आपके पास कि जो आर्टरीज़ होती हैं, ये कभी भी आपको सुपरफिशियली बॉडी पे नहीं दिखती हैं, है ना? आपको स्किन के आस-पास या कहीं भी आर्टरीज़ नहीं दिखाई देती हैं, तो आर्टरीज़ जो होती हैं, आर्टरीज़ आर डीप सीटेड, है ना? आर्टरीज़ क्या होती हैं? डीप सीटेड होती हैं, बहुत बहुत अंदर होती हैं, तो ये हमें नहीं ईज़िली दिखाई देती हैं। जबकि आप अपने हाथ पे देखो तो ब्लू कलर की नर्व्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या होती हैं? ये होती हैं वेन्स, है ना? तो वेन्स कैसी होती हैं? वेन्स बॉडी में सुपरफिशियली प्रेज़ेंट होती हैं, जबकि ये डीप सीटेड होती हैं, ठीक है? जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ में जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो लेस होता है, लेस अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेज़ेंट होता है, जबकि वेन्स में मोर अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो क्या होता है, प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? फिर आपके पास आ जाता है आर्टरीज़ में। आर्टरीज़ में जो ब्लड होता है वो कौन भेजता है? हार्ट पंप करके ब्लड भेजता है, ठीक है? आर्टरीज़ में हार्ट पंप करके ब्लड भेजता है, तो प्रेशर से ब्लड जो है वो जाता है आर्टरीज़ में और इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह की वाल्व्स की ज़रूरत नहीं होती। वाल्व्स नहीं होते हैं इसमें ना, वाल्व्स क्यों दिए होते हैं? वाल्व इसलिए दिए हैं ताकि हम रेगुलेट कर सकें ब्लड को, बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, ठीक है? तो जब हम इतनी ज़ोर से पंप करके आर्टरीज़ में ब्लड भेजते हैं ना, तो वैसे ही बैक फ्लो नहीं होता है। तो आर्टरीज़ में नहीं और प्रेशर से जाता है, प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टरीज़ में, तो इसलिए वहाँ वाल्व्स नहीं हैं। जबकि वेन्स क्या कर रही हैं? वेन्स पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा करके हार्ट की तरफ को लेके आ रही हैं। एक तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वेन्स को काम करना पड़ता है ना, देखो पैरों से, टाँगों से पूरा ब्लड इकट्ठा करके हार्ट को लेके आना है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो ब्लड लेके आना है। ज़्यादा और ऊपर से कोई टिश्यूज़ हमारे ब्लड पंप भी नहीं कर रहे हैं, बेचारी वेन्स अपने ही फ़ोर्स से लेके आ रही हैं, ऊपर को कोई फ़ोर्स काम नहीं कर रहा और है ना? तो बड़ा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वेन्स में ब्लड चल रहा होता है। तो बैक फ्लो होने के चांसेस जो हैं वो वेन्स में ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जगह-जगह पे जो है वो क्या होते हैं, वाल्व्स प्रेज़ेंट होते हैं, कहाँ पे? वेन्स में, ठीक है? तो ये डिफ़रेंस है आपकी आर्टरीज़ और वेन्स में जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर मैंने आपको कल हम बात कर रहे थे, आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है? दिख नहीं रहा था आपको लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कई बार क्या होता है जब हम बहुत लंबा खड़े रहते हैं, तो हमारी टाँगें जो हैं वो स्वेल अप हो जाती हैं। वो स्वेल अप क्यों हो जाती हैं? ड्यू टू द लीकेज ऑफ वेन, है ना? वही की फ्लूइड जो है वो खड़े रहे, आप खड़े रहे अगेंस्ट द ग्रेविटी, काम हो रहा है, लेकिन उतनी ज़ोर से नहीं हो पाया क्योंकि आप प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग आपने कर दी, है ना? तो उतना जो है वो मैक्सिमम ब्लड जो है वो वेन से फ्लूइड जो है वो वेन से क्या हो गया? लीक हो गया और आपकी टाँगों में इकट्ठा हो गया। तो वहाँ पे ना स्वेलिंग हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड लीकेज ऑफ वेन अकर्स इन लेग्स ड्यू टू prolonged due to prolonged standing which cause swelling, है ना? which cause swelling in legs. it is called it is called varicose veins, है ना? it is called
वेरिकोज वेन्स। तो ये याद रखना है आपने, वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं? जब आप बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं तो आपकी टाँगों में स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि फ्लूइड जो वो लीक आउट हो जाता है, इसी को हम वेरिकोज वेन बोलते हैं, ठीक है? चलिए, तो 2 हमने ब्लड वेसल स्टडी कर लिए, तीसरे ब्लड वेसल की बात करते हैं। तीसरा ब्लड वेसल है आपका कैपिलरीज़, है ना? तीसरा ब्लड वेसल क्या है? कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ में क्या होता है? जैसे आपके आर्टरीज़ और वेन्स में 3-3 लेयर थी, ठीक है? वैसे वॉल में 3 लेयर्स थी, वैसे आपके कैपिलरीज़ में 3 लेयर्स नहीं है। कैपिलरीज़ में एक ही लेयर होती है, कौन-सी? दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटरना। सिर्फ़ अंदर वाली जो है वो लेयर प्रेज़ेंट होती है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है? और ये है इसका ल्यूमेन। तो एक सिंगल लेयर की दीवार है कैपिलरीज़ की, ठीक है? इसीलिए बोला है कि ये क्या होते हैं? थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है? क्या है ये? थिनेस्ट ब्लड वेसल है, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, जबकि आर्टरीज़ और वेन्स में 3-3 लेयर की दीवारें थी, है ना? तो वो मोटी थी। इसमें एक ही लेयर की दीवार है, इसीलिए ये थिनेस्ट होते हैं। इसीलिए मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज़, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सब कुछ कहाँ पे होता है? ब्लड में से, है ना? ब्लड से टिश्यू में जाना गैसेज़, न्यूट्रिएंट्स या टिश्यू से ब्लड में आना, ये सारा एक्सचेंज कहाँ होता है? कैपिलरीज़ में होता है, ठीक है? तो बोला इट इज़ आइडियल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज़, एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ ड्यू टू सिंगल लेयर, ड्यू टू सिंगल लेयर दैट इज़ ट्यूनिका इंटरना, है ना? ट्यूनिका इंटरना, ठीक है? ट्यूनिका इंटरना। तो इस तरह से। तो आपके पास ये सिंगल लेयर के होते हैं, सबसे पतले वाले होते हैं ये ब्लड वेसल्स, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ हम ईज़िली कर सकते हैं। चलिए, तो हमने कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जो हैं वो सारे ही कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है? हमने ब्लड को डिटेल में डिस्कस किया, हमने हार्ट को डिस्कस किया और हमने ब्लड वेसल को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है? और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में अब थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, जैसे हमारे पास पोर्टल सिस्टम की हम बात करेंगे, ठीक है? फिर हमारे पास जो है वो ईसीजी की बात होती है, बड़ा क्वेश्चन आता है ईसीजी के ऊपर, तो उसको डिस्कस करेंगे और लिम्फेटिक सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको? नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है वो क्या है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है? तो पोर्टल सिस्टम को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोर्टल सिस्टम, ठीक है जी? हमारे में कौन-सा पोर्टल सिस्टम है ह्यूमन्स में? हमारे में है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है? हमारे में कौन-सा है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया है जब भी हिपैटिक शब्द यूज़ किया जाए मतलब हम लीवर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है? पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कि देखो हमारे जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक, इंटेस्टाइन और स्टमक, ठीक है? यहाँ से पहले जो ब्लड होता है डीऑक्सिजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाते हैं? लीवर के पास। फिर लीवर से कहाँ लेके जाएँगे? हार्ट के पास जाएँगे, ठीक है? होता क्या है पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो अपने-अपने ऑर्गन्स लाइक है ना, लाइक मेरा किडनीज़ है, मेरी बाकी बाकी ऑर्गन्स है मेरी बॉडी के, सबसे ब्लड है ना अपने-अपने हिसाब से जो है वो हार्ट के पास जा रहा है ना, सबका ब्लड जो है वो डायरेक्ट हार्ट के पास जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। लेकिन इंटेस्टाइन और स्टमक का जो डीऑक्सिजनेटेड ब्लड होता है, वो सीधा हार्ट के पास नहीं जाता है, ये पहले कहाँ जाता है? लीवर के पास जाता है। क्यों लीवर के पास जाता है भाई? पहले लीवर को क्यों ब्लड लेके जाना है? क्योंकि आपने इंटेस्टाइन और स्टमक इज़ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, हो सकता है आपने कुछ जो है वो टॉक्सिक चीज़ खा ली हो सकता है आपने फैट ज़्यादा खा लिए हों, ठीक है? तो वो फैट और टॉक्सिक मटीरियल वाला ब्लड अगर डायरेक्ट हार्ट के पास जाएगा, तो हार्ट डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है हार्ट को। तो पहले इंटेस्टाइन और स्टमक से, है ना? जितना भी ब्लड होता है, जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो ब्लड कहाँ जाता है? पहले लीवर के पास जाता है।
लीवर में जाके आपको पता है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। पढ़ लिया ना डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किस में हेल्प करता है? डिटॉक्सिफिकेशन में, है ना? डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो डिटॉक्सिफाई करेगा, आपने कुछ भी टॉक्सिक खाया है सारी चीज़ें, तो फिर उनको हटाएगा, फिर ब्लड हार्ट के पास पहुँचेगा। तो ये जो बीच में जब लीवर आ जाता है ना, सर्कुलेशन के बीच में जब लीवर आ गया ना, तो उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है? और ये इंटेस्टाइन और स्टमक से लीवर तक जैसे कैसे पहुँचेगा आपका ब्लड जो है, ये पहुँचेगा हिपैटिक पोर्टल वेन से, ठीक है? कैसे पहुँचेगा? हिपैटिक पोर्टल वेन से। ठीक है, समझ गए? तो ये बस इतना सा याद रखना है आपने कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन से जो है वो ब्लड पहले कहाँ पहुँचाया जाता है, पहले लीवर के पास पहुँचेगा, वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड होगा, फिर जो है वो हार्ट के पास जाके ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो है वो किया जाता है, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है? ब्लड प्रेशर, है ना? छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं अब। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? तो आपको पता है हम बोलते रहते हैं, आए दिन हम ये टर्म यूज़ करते हैं, हमारा बीपी हाई हो गया, बीपी हाई हो गया, है ना? तो ब्लड प्रेशर क्या है? क्या ब्लड प्रेशर, कौन से ब्लड प्रेशर की बात हो रही है? जो ब्लड आर्टरीज़ में है उसकी, कि जो ब्लड वेन्स में है उसके प्रेशर की बात हो रही है? कौन से प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है? तो देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय pressure exerted by blood on the walls of blood vessels, ठीक है? चाहे आर्टरीज़ है, चाहे वेन्स हैं, किसी भी ब्लड वेसल की दीवारों पे जब ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? आगे देखिए, इम्पोर्टेंट बात आ गई नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होता है, मोर इन आर्टरीज़, पहले भी बात हुई, आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज़ में पंप करके ब्लड भेजा जा रहा है ना, तो जहाँ से ज़ोर से पंप करके ब्लड भेजा जाएगा, उन दीवारों पे ज़्यादा ज़ोर लगेगा। जबकि जो वेन्स हो हाँ जी, आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। चलिए, अब शुरू करते हैं, है ना? सिग्नल की आजकल बड़ी दिक्कत चल रही है, बारिशें बहुत हो रही हैं ना। चलो, तो अब मैंने क्या बोला कि जो ब्लड प्रेशर है, वो प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है कहाँ पे? ब्लड के द्वारा, ब्लड वेसल पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसको ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है? ब्लड प्रेशर किस में ज़्यादा होता है? आर्टरीज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्ट ब्लड पंप करके आर्टरीज़ में भेजता है, तो ज़ोर से जब आर्टरीज़ में ब्लड जाता है, तो आर्टरीज़ की दीवारों पे ज़्यादा प्रेशर लगता है, जबकि वेन्स में लो प्रेशर होता है।
तो बोला इसीलिए हम कहाँ का प्रेशर काउंट करते हैं? जो हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं ना कि मेरा 120/80 ब्लड प्रेशर होता है, वो आर्टरीज़ में मेज़र किया जाता है कि वेन्स में मेज़र किया जाएगा? तो कहाँ मेज़र किया जाता है? द ब्लड प्रेशर इज़ मेज़र्ड इन आर्टरीज़ एंड नॉट इन वेन्स, है ना? इन आर्टरीज़ एंड नॉट इन वेन्स, है ना? तो अब हमें तो यही पता लगाना है ना कि जहाँ प्रेशर वैसे ही ज़्यादा होता है, वहाँ वहाँ प्रेशर और तो नहीं बढ़ गया, है ना? तो हमने कि हमारा जो हार्ट है वो से भेज भी रहा है पंप करके ब्लड कि नहीं भेज रहा। कहीं ब्लड प्रेशर कम तो नहीं हो गया, कहीं ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो वहाँ पे हम हार्ट की वर्किंग को चेक करते हैं, तो हम आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे, ठीक है? और कैसे मेज़र किया जाता है? मेज़र्ड बाय ठीक है? मेज़र्ड बाय कैसे? कौन-सा इंस्ट्रूमेंट रहता है आपके पास दैट इज़ स्फिग्नोमीनोमीटर, ठीक है? ठीक है? स्फिग्नोमीनोमीटर के थ्रू जो है इसको क्या किया जाता है? मेज़र किया जाता है, ठीक है? 2 तरह का आपके पास जो है वो ब्लड प्रेशर होता है, आपको पता है। टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर 2 तरह के रहेंगे आपके पास। टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है? टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास आ जाता है सिस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा आपके पास रहेगा डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है? सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? सिस्टोल क्या था? हमने पढ़ा था। व्हाट इज़ अ सिस्टोल? सिस्टोल था जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, किसकी? वेंट्रिकल्स की या अपने ऑरिकल्स की, है ना? जब कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ब्लड भेजा जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब पंप करके ब्लड भेजा, है ना? जब वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, तब आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर कितना था और जब रिलैक्सेशन होगी तब आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है? उसको हम जो है वो क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है? क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या बताया मैंने आपको? जब प्रेशर जो है मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय, है ना? मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, है ना? सिस्टोल का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, तब आर्टरीज़ की वॉल पे कितना प्रेशर था ब्लड का, उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है? और जब जो है वो प्रेशर मिनिमम प्रेशर है ना, अब क्या बोलेंगे? मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज़ ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, है ना? जब वेंट्रिकल जो हैं, वो रिलैक्स हो रहे थे, तब कितना प्रेशर लग रहा था दीवारों पे और जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, तब कितना प्रेशर लग रहा था, उसी को हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है हमारा? ये है 120 mmHg, है ना? जब हार्ट ने पंप करके ब्लड जो है, वो आर्टरीज़ में ने भेजा, तो कितना प्रेशर लगा? 120 mmHg और जब रिलैक्स हो रहा था हार्ट, तो कितना प्रेशर लग रहा था दीवारों पे? 80 mmHg, ठीक है? तो आप इसको कैसे मेज़र करते हो? बीपी को कैसे मेज़र किया जाता है? ये आपके पास आ जाएगा बीपी इज़ इक्वल टू एसपी अपॉन डीपी, ठीक है? एसपी ऑन डीपी का मतलब क्या हो गया? 120/80 mmHg। तो यही तो हम काउंट करते हैं, ठीक है? यही तो देखते हैं जब हमारा बीपी चेक किया जाता है, तो यही तो देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है, वो ऊपर वाला बोलते हैं 120 है, नीचे वाला बोलते हैं 80 है, तो ये क्या है? ये यही है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है?
इसी से आप एक चीज़ और मेज़र कर सकते हो, क्या? पल्स प्रेशर, ठीक है? पल्स प्रेशर कितना था कि आपकी पल्सेस में कितना प्रेशर है, तो उसको मेज़र करना है, तो इसको कैसे मेज़र करेंगे? एसपी माइनस डीपी, तो एसपी कितना है? 120 होता है, ठीक है? और डीपी आपके पास कितना होता है? 80 होता है, तो ये हो गया 40 mmHg। पल्स प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 से बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं बीपी क्या हो गया है? हाई हो गया है, ठीक है? चलिए, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। अगला क्या आ गया? स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है? अब प्रेशर की बात नहीं हो रही, अब वॉल्यूम ऑफ ब्लड की बात हो रही है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो आर्टरीज में भेजा गया। समझे बात को? प्रेशर हो गया ना पहले कि जब जब कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो कितना प्रेशर जो है वो वॉल पे एक्सर्ट किया गया। अब मैं बोल रही हूँ जब कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो कितना वॉल्यूम जो है वो आर्टरीज में भेजा गया वेंट्रिकल से। एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल पे कितना ब्लड आपकी आर्टरीज में गया है ना, वो वैल्यू बतानी है, वो वॉल्यूम बताना है, ठीक है? तो ये आपके पास होता है द स्ट्रोक वॉल्यूम, मैं एसबी लिख रही हूँ इसको, ठीक है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू 70 ml, ठीक है? 70 ml ब्लड एक कॉन्ट्रैक्शन पे एक बारी में आर्टरीज में भेजा जाता है। कितना? 70 ml। कब? इन रेस्टिंग कंडीशन, इन रेस्टिंग स्टेट, ठीक है? जब आप रेस्ट कर रहे हैं, तो 70 ml ब्लड जो है वो आपकी एक कॉन्ट्रैक्शन पे वेंट्रिकल से आर्टरीज में जाता है, ठीक है? दूसरा एक कॉन्सेप्ट और आएगा आपके पास, एक कॉन्सेप्ट और क्या है? कार्डियक आउटपुट क्या है ना? कार्डियक आउटपुट, ठीक है जी? कार्डियक आउटपुट क्या होता है? तो कार्डियक आउटपुट है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ventricles ventricles इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, है ना? देखो सुनो, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुई तो 70 ml ब्लड गया। 1 मिनट में ब्लड हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम। मतलब 1 मिनट में हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ? 72 बार जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो एक बारी में, एक कॉन्ट्रैक्शन पे, एक बार बीट करने पे 70 ml ब्लड आर्टरीज में गया, तो 1 मिनट में कितना गया? तो वही बात हो गई, 1 मिनट का मतलब हो गया 72 बारी, है ना? एसबी, एसबी ये ऊपर वाला आ गया, इज इक्वल टू आपका एचआर। एचआर क्या है यहाँ पे? हार्ट रेट। तो हार्ट रेट क्या था कि एक टाइम में, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करेगा? 72 बार। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 72 कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास है? ये हो जाएगा 5040 ml, या फिर आप इसको लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर। देखो, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड 1 मिनट में हार्ट जो है वो पंप कर देता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियक आउटपुट क्या होगी हमारे? हुँ? 1 मिनट में कितना ब्लड जो है वो हार्ट पंप करता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। 5 लीटर ब्लड जो है 1 मिनट में हार्ट पंप कर देता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने पे कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड आर्टरीज में भेजा, और कार्डियक आउटपुट है कि 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट करने पे कितना एमएल ब्लड जो है वो आर्टरीज में भेजा, ठीक है? दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में हार्ट कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो आर्टरीज में भेज देता है? 5 लीटर भेज देता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे चलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब किसकी?
हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, दैट इज़ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है? इसमें एक थोड़ी-सी उल्टी चीज़ आई है हमारे पास, आपने याद रखना है। मैंने लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना? तो जब मैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखती हूँ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, है ना? ईसीजी आपने देखा है, बड़े लोगों की ईसीजी होती भी है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा, है ना? तो ईसीजी क्या है? आपके हार्ट के वर्किंग का, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, वो ईसीजी होता है। अब आपके पास एक चीज़, एक शब्द और आता है, क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब मैंने ग्राफ बोला, तो ग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? ग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये उल्टा कर दिया है, जबकि ग्राफ ग्राफ होना चाहिए था। ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, और जो ग्राम है, वो क्या होना चाहिए था? इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए था। लेकिन ईसीजी के केस में उल्टा है, यही चीज़ को ध्यान देना है आपने, ठीक है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। समझ गए बात को? ये चीज़ को ध्यान देना है आपने इस चीज़ में। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या चीज़ है? ठीक है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एक ग्राफ देखने को मिलता है, मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है? इसमें हम 2 चीज़ें और यूज़ करेंगे, पहले उनको समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है डीपोलराइज़ेशन, एक कॉन्सेप्ट है अ, पोलराइज़ेशन, ठीक है? और दूसरा होता है पोलराइज़ेशन। एक है डीपोलराइज़ेशन, और दूसरा शब्द क्या आ जाएगा आपके पास? पोलराइज़ेशन, ठीक है? या रीपोलराइज़ेशन भी बोल सकते हो आप, रीपोलराइज़ेशन। डीपोलराइज़ेशन में क्या होता है? डीपोलराइज़ेशन में आप याद रखेंगे कि एंट्री ऑफ सोडियम आयन्स होता है, ठीक है? मैं समझाती हूँ अभी क्या चल रहा है ये, ठीक है? एंट्री ऑफ सोडियम आयन्स, और रीपोलराइज़ेशन में एग्ज़िट हो जाएगा, या इससे थोड़ा-सा उल्टी चीज़ रहेगी हमारे पास, ठीक है? उसको भी मैं समझाऊँगी आपको आगे अभी। अब थोड़ा-सा देखते हैं कि जो एंट्री ऑफ सिस्टोल होता है, या डीपोलराइज़ेशन जब होती है, तो डीपोलराइज़ेशन की वजह से हमेशा ही क्या होता है? सिस्टोल होता है। सिस्टोल क्या था? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? और रिपोलराइज़ेशन में हमेशा ही क्या होगी? रिपोलराइज़ेशन मतलब डायास्टॉल हुआ, डायास्टॉल का मतलब क्या हो गया कि रिलैक्सेशन हो गई, ठीक है? अब ये मैंने क्या लिखा? डिपोलराइज़ेशन, रिपोलराइज़ेशन, ये मैं क्या बातें कर रही हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा-सा समझते हैं। देखो, कोई भी मेम्ब्रेन हमारी बॉडी की, कोई भी मेम्ब्रेन, एनी मेम्ब्रेन, अभी हम हार्ट की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, कोई भी सेल की मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन, ठीक है? जब हम रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, तो मेम्ब्रेन्स इस तरह से होती हैं, है ना? ये रेस्टिंग स्टेज में कोई सेल की मेम्ब्रेन है। सेल की मेम्ब्रेन के बाहर हमेशा क्या होता है? पॉज़िटिव चार्ज होता है, और अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? बाहर पॉज़िटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि बाहर सोडियम आयन्स ज़्यादा हैं, ठीक है? अंदर नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि अंदर पोटेशियम आयन्स हैं, ये भी पॉज़िटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव आयन तो क्रिएट नहीं करेंगे, नेगेटिव चार्ज तो क्रिएट नहीं करेंगे ये, बट इसके अंदर जो हैं, वो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होती हैं बहुत सारी, जिनकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉज़िटिव चार्ज होता है, ठीक है? ये कब है? ये रेस्टिंग कंडीशन में कोई चीज़ होती है, जब बॉडी रेस्ट में है, काम नहीं चल रहा, कोई सेल काम नहीं कर रहा उस टाइम पे। जब इस सेल को काम करना है, तो इस सेल को मिलती है स्टिमुलस। क्या मिली? स्टिमुलस मिली, कोई भी स्टिमुलस हो सकती है किसी भी तरह की। जब स्टिमुलस मिलता है, तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन एक पॉइंट जहाँ पे आपने सपोज़ करो इस पॉइंट पे आपने क्या कर दिया, पॉइंट ए पे आपने स्टिमुलस दे दी, ठीक है? जब आप स्टिमुलस देते हैं, तो ये सोडियम आयन जो हैं, ये एंटर हो जाते हैं अंदर की तरफ को,
अंदर क्या आ गए? सोडियम आयन्स आ गए, ठीक है? और अंदर अगर सोडियम आयन्स कंसंट्रेशन बढ़ गई, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, प्लस, प्लस, प्लस हो गया, तो अंदर ज़्यादा पॉज़िटिव चार्ज हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे अंदर क्या हो गया? पॉज़िटिव चार्ज हो गया और बाहर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब ये कंडीशन बनती है ना रेस्टिंग स्टेज में, सारी मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन स्टिमुलस मिलने पे जब सोडियम की एंट्री हो जाती है अंदर की साइड को, तो ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इसी कंडीशन को क्या बोला हमने? डीपोलराइजेशन। और जब किसी भी चीज़ की डीपोलराइजेशन हो रही है, किस वजह से हो रही है? स्टिमुलस की वजह से। तो स्टिमुलस कोई काम करवाने के लिए ही दिया होगा ना हमने, बिना मतलब के तो स्टिमुलस दिया नहीं होगा हमने, है ना? तो जब इसको स्टिमुलस मिलता है, डीपोलराइजेशन होती है, तभी हमारी सारी मेम्ब्रेन्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या काम पे लगती हैं। तो अभी हम हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट को ब्लड पंप करना है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो हार्ट की मेम्ब्रेन्स हैं उनको डीपोलराइज़ करना पड़ेगा, सोडियम आयन की एंट्री करवानी पड़ेगी मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है? तो यही मैंने आपको समझाया और जब रिलैक्स करना है, तो पोटेशियम आयन्स बाहर चले जाते हैं, सोडियम आयन्स बाहर जाते हैं, उस वजह से हमारे पास रिलैक्सेशन हो जाती है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी जाके, ठीक है? फिलहाल आपको डीपोलराइज़ेशन को समझना है कि डीपोलराइज़ेशन कैसे होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया डीपोलराइज़ेशन यहाँ पे कैसे हुआ, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। मैंने बोला जब भी डीपोलराइजेशन होती है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन होती है। बॉडी की कोई भी मेम्ब्रेन होगी, डीपोलराइज़ हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगी ही होगी हमारे पास, ठीक है? इसके लिए एक ग्राफ हमारे पास बनता है, ग्राफ देख लेते हैं। ईसीजी जब हम किसी की करवाते हैं, तो आपके पास जो है इस तरह का एक ग्राफ देखने को मिलता है। ऐसा एक ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है जी? ये जो पहली कर्व आती है इसको पी कर्व बोलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आप देख रहे हो बहुत बड़ी ये कर्व है, इसको बोलते हैं क्यू, आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है? और ये जो कर्व है इसको टी कर्व बोलते हैं हम। ये क्या चीज़ें रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ये कर्व्स क्या बताते हैं हमें? ये कर्व्स हमें अलग-अलग चीज़ें बता रहे हैं। जैसे पी वाला जो है, पी वाला कर्व क्या बताता है? ये बताता है एट्रियल डीपोलराइज़ेशन, मतलब आपके जो ऑरिकल्स हैं वो क्या हुए हैं? डीपोलराइज़ हुए हैं। मतलब कि वो क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है? ऑरिकल्स डीपोलराइज़ेशन तो ऑरिकल्स क्या हुए हैं? कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो एट्रियल सिस्टोल आप इसको लिख सकते हो। क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या शो करता है? क्यूआरएस शो करता है वेंट्रिक्युलर डीपोलराइज़ेशन, ठीक है? वेंट्रिक्युलर डीपोलराइज़ेशन। अब आपको पता है वेंट्रिकल ज़ोर से पंप करते हैं ब्लड को, इसीलिए इतनी ऊँची पीक बनी है, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड पूरी बॉडी में पंप करके भेजना है, तो काम ज़्यादा है, बताया था मैंने वर्कलोड ज़्यादा होता है उनके पास, ठीक है? तो इसीलिए ज़्यादा बड़ी पीक बनी क्योंकि ज़ोर से ब्लड को पंप किया गया, ठीक है? तो इसको बोलेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल। अब आपके वेंट्रिकल भी क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एट्रियल भी कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर आती है टी पीक, आपकी जो टी वाली पॉइंट है, ये क्या रिप्रेज़ेंट करता है? ये रिप्रेज़ेंट करता है रिपोलराइज़ेशन को। किसको? रिपोलराइज़ेशन को। मतलब अब आपका पूरा हार्ट जो है, वो रिलैक्स हो गया, डायस्टोल को शो किया इसने, ठीक है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपके पास बनता है इस ग्राफ से कि पीक क्या रिप्रेजेंट करती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है और टी वाला पॉइंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हार्ट की फंक्शनिंग को, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को जो है वो मेज़र करने के लिए हम ईसीजी करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को देखने के लिए हम ईसीजी का जो है वो सहारा लेते हैं, ईसीजी करवाते हैं, ठीक है? और हमेशा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन कब होगा? किसी भी बॉडी में किसी भी मेम्ब्रेन की बात हो जाए, सिर्फ हार्ट की बात नहीं हो रही, किसी भी मेम्ब्रेन की बात हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन तभी होगा जब डीपोलराइज़ेशन होगी। डीपोलराइज़ेशन ऑफ मेम्ब्रेन कब होता है? जब सोडियम आयन मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो अंदर की तरफ को जो है वो क्या कर जाते हैं? एंटर कर जाते हैं, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से हम मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।
ठीक है? फिलहाल के लिए आपने इतना सा याद रखना है यहाँ से। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लिम्फैटिक सिस्टम की, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? लिम्फैटिक सर्कुलेशन की। लिम्फ क्या होता है और ये सर्कुलेशन किस तरह से होती है इसकी, ठीक है? इस चीज़ को थोड़ा-सा देख लेते हैं। लिम्फैटिक सर्कुलेशन। लिम्फैटिक सर्कुलेशन क्या है? ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि लिम्फ इज़ अ फ्लूइड जो ब्लड से ही निकल के बना है, ब्लड से ही बनता है और लास्ट में ब्लड में ही मिल जाता है जाके, है ना? लिम्फ एक फ्लूइड है जो ब्लड से ही बनता है और लास्ट में ब्लड में ही मिल जाता है जाके, ठीक है? समझते हैं इस बात को? तो लिम्फ क्या है? लिम्फ इज़ अ फ्लूइड, ठीक है? उसी को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं और इसको सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास जो है प्रॉपर वेसल्स अलग से मिले हुए हैं, जैसे ब्लड वेसल हैं, वैसे ही लिम्फ के लिए क्या है? लिम्फैटिक वेसल्स मिले हुए हैं हमें, ठीक है? अलग पाइप्स हैं। लिम्फ को लेके जाने के लिए अलग पाइप्स हैं, ठीक है? ये बनता क्यों है? ये मेंटेन करता है मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है? ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना इसका काम है, ठीक है? कैसे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, ठीक है? तो मैंने बता दिया, ब्लड से ही बनता है और ब्लड में ही मिल जाएगा। कैसे बनता है? देखो, समझो मेरी बात को थोड़ा-सा। मैं एक डायग्राम आपको बताती हूँ, डायग्राम से समझते हैं इसको, है ना? डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझाएगा। सपोज़ करो ये आपका हार्ट है ना? ये आपका हार्ट था। हार्ट से आपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वाया आर्टरीज़ भेजा, ठीक है? और वाया आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा है, बड़ी सारी चीज़ें लेके आया, न्यूट्रिएंट्स है ना, बड़ा कुछ आता है उसमें। फिर क्या हुई आर्टरीज़ की बनती हैं क्या? कैपिलरीज़ आपको पता है क्योंकि सारा मटेरियल एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ तो कैपिलरीज़ में ही होगा। तो आर्टरीज़ जो हैं वो कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसकी कैपिलरीज़ को बोलते हैं आर्टरियोल्स। क्या बोलेंगे? आर्टरियोल्स, ठीक है? और फिर क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन्हीं आर्टरियोल से शुरू हो जाते हैं कैपिलरीज़ ऑफ वेन्स, ठीक है? कैपिलरीज़ ऑफ वेन्स और जो भी मटेरियल आपका वेस्ट मटेरियल या जो भी वेस्ट गैस है, वो कहाँ जाएगी? दोबारा ब्लड में आएगी और वेन थ्रू जो है वो कहाँ भेजी जाती है? आपके हार्ट में भेजी जाती है, तो ये आ गई वेन्यूल्स, ठीक है? वेन की आर्टरीज़ को क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स बोलते हैं। समझ गए बात को? इस तरह का सेटअप एक बॉडी में होता है और यहाँ पे आ जाएँगे आपके ये आ गए आपके सारे टिश्यूज़, है ना? तो ये हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज़ सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ चुके थे कि आपके पास जो हमारी जो क्लोज़्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हमारे ब्लड में हमारे सिस्टम में ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है, ठीक है? कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है। मटीरियल को कैपिलरीज़ के थ्रू जो है वो डिफ्यूज़ करके बाहर भेजा जाता है। तो ये हमारे टिश्यूज़ हैं एंड सेल्स वगैरह होंगे। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया बड़ा कुछ, ठीक है? क्या-क्या लेके आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेके आया, ठीक है? तो यहाँ से हमने ऑक्सीजन बाहर निकाल ली, यहीं से हमने बाकी चीज़ें ब्लड से बाहर निकाली, ठीक है? ऑक्सीजन को बाहर निकाला, आपका जो है वो अदर गैसेज़ रहेंगी, ठीक है? आपके पास जो है वो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे बाहर, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलेंगे, आपके पास जो है वो प्लाज़्मा भी बाहर निकलता है थोड़ा ब्लड से, ठीक है? प्लाज़्मा आ गया और डब्ल्यूबीसी भी आके ब्लड से बाहर निकल जाते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? सब कुछ बाहर चला गया। जो-जो टिश्यूज़ ने सेल ने लेना था, वो ले लिया, न्यूट्रिएंट्स लेने थे, गैसेज़ लेनी थी, वाटर लेना था, जो-जो लेना था वो ले लिया, ठीक है? अब वापसी में कुछ चीज़ें भेजी भी जाएँगी, है ना? जैसे क्या-क्या आएगा? टिश्यू से या सेल से जो है टिश्यू से या सेल से कुछ-कुछ चीज़ें भेजी भी जाएँगी, क्या? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? एक्स्ट्रा वाटर,
ठीक है जी। एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल कुछ भी, कोई भी वेस्ट मटेरियल जो भी होगा, वो सब कुछ कहाँ भेजा जाएगा? ब्लड में वापस भेजा जाएगा, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आएगी इसमें, तो इसको ऑक्सीजन भरने के लिए दोबारा हार्ट के पास लेके जाएगा, ठीक है? इस तरह से काम चलता है। अब क्या हुआ सपोज़ करो कि यहाँ आर्टेरियोल्स में से मेरा जितना भी मटेरियल निकला बाहर, पानी, प्लाज़्मा, गैसेज़, न्यूट्रिएंट्स जितना कुछ भी बाहर निकला, उतना कुछ वापस ब्लड में नहीं आया। सपोज़ करो कोई 10 कर परसेंट ना बाहर रह गया। 10% मटेरियल वापस नहीं आ पाया वेन्स में, बाहर ही रह गया यहाँ सेल के बीच-बीच में रह गया, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में रह गया, ठीक है? इसी को ये जो 10% यहाँ रह चुका है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं और इसी को हम लिम्फ बोलते हैं। तो मैंने बोला ना कि लिम्फ कहाँ से बना है? लिम्फ ब्लड से ही बना हुआ है। तो देखो ब्लड से ही मटेरियल निकल के बाहर गया और बहुत सारा मटेरियल वापस ब्लड में आ गया लेकिन कुछ 10 कर परसेंट या 10% तो मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, है ना? कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कर परसेंट बाहर रह गया। तो वो जो 10% बाहर रह गया ना, जो वापस नहीं आ पाया ब्लड में, जो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में रह गया ना, उसी को ही लिम्फ बोलते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या आप हर बार आपका ब्लड आ रहा है और हर बार 10% मटीरियल जो है वो आप इंटरसेल्युलर स्पेसेस में छोड़ के आ जा रहे हैं। तो क्या आप जितना 5 से 6 लीटर ब्लड आपकी बॉडी में पूरा घूम रहा है, हर बार 10% बाहर छोड़ते जाओगे तो क्या 5 से 6 लीटर ब्लड मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा ना, फिर तो ब्लड कम होता जाएगा क्योंकि आपका ब्लड घूम रहा है 10% आप छोड़ के आ रहे हो बाहर, तो ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है वो कम हो जाएगा और इंटरसेल्युलर स्पेसेस में वो फ्लूइड बढ़ता जाएगा, आप फूल जाएँगे, स्वेल हो जाएँगे, स्वेलिंग हो जाएगी आपकी बॉडी में, है ना? तो चल नहीं पाएँगे, साँस नहीं ले पाएँगे, तो दिक्कत हो जाएगी ये तो भैया। इस 10% को हम इंटरसेल्युलर स्पेसेस में नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए क्या किया गया बॉडी में एक सेटअप किया गया। क्या सेटअप किया गया? बोला इन ब्लड वेसल्स के साथ-साथ एक वेसल्स और बनाओ, ठीक है? एक वेसल्स क्या बनाओ? और बनाओ और उन वेसल्स में इस लिम्फ को भेजो भैया, नहीं तो ये तो दिक्कत करने वाला है, ठीक है? और ये जाता है और ये वापसी कहाँ पहुँच जाता है? ब्लड में ही जाके मिल जाएगा। तो ये जो लिम्फ है, ये एंटर करता है आपके ब्लड लिम्फ वेसल्स में, ये है लिम्फेटिक वेसल्स। है ना? ये पूरी बॉडी में आपके ब्लड वेसल्स के पैरेलल चले होते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपके जो हैं, वो लिम्फ को क्या किया जाता है, भेजा जाता है और ये वापस कहाँ मिल गया देखो, ये वापस वेन में ही सुपीरियर वेना कावा में जाके मिल जाता है, तो ब्लड में ही जाके मिल गया ना, जो निकाला था बाहर वो वापस ब्लड में जाके मिल गया, लेकिन कहाँ? सुपीरियर वेना कावा में जाके मिलता है, ठीक है? अब ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं आपके, इनमें कहीं-कहीं पे नोड्स बन जाती हैं। इन नोड्स में जो डब्ल्यूबीसी यहाँ बाहर निकले हुए थे, वो डब्ल्यूबीसी यहाँ फँस जाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? लिम्फेटिक नोड्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक नोड्स, है ना? जो इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करते हैं, है ना? इम्यूनिटी डेवलप जो है वो करते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान देना है आपने कि लिम्फ क्या है? लिम्फ ब्लड से ही निकला हुआ मटीरियल है और वापस ब्लड में जाके ही मिल जाता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं कॉम्पोज़िशन क्या-क्या है? क्या-क्या होता है लिम्फ में, है ना? कौन-कौन सी चीज़ें बाहर रह गई थी? कौन-कौन की सी चीज़ें जो हैं वो वापस आ गई थी? कौन-कौन सी नहीं वापस आई? ठीक है? ठीक है? तो कॉम्पोज़िशन ऑफ लिम्फ में आपके पास क्या आ जाएगा? कॉम्पोज़िशन ऑफ लिम्फ। है ना? लिम्फ किस-किस चीज़ का बना है, क्या-क्या चीज़ें बाहर रह गई थी। तो कंपोज़िशन ऑफ लिम्फ में होता है प्लाज़्मा, ठीक है? थोड़ा प्लाज़्मा रह जाता है और लेस ऑक्सीजन, इम्पोर्टेंट पूछेंगे क्वेश्चन कि प्लाज़्मा में क्या होता है? ज़्यादा ऑक्सीजन होती है कि कम ऑक्सीजन होती है? तो कम ऑक्सीजन होती है, लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड। मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है? और क्या होते हैं प्लाज़्मा लिम्फ में? डब्ल्यूबीसी होते हैं लिम्फ में और क्या है? कुछ प्रोटीन भी होती हैं, लेस प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन नहीं रहती ज़्यादा बाहर, प्रोटीन वापस ब्लड में आ जाती है, कुछ एक रह जाती हैं और वेस्ट, सेल का निकला हुआ बाकी वेस्ट जो है, वो सारे क्या बनाते हैं आपके पास लिम्फ का लिम्फ फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? तो लिम्फ कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया। लिम्फ ब्लड से ही निकला था और वापस ब्लड में ही जाके क्या हो गया? मिल गया आपके पास, ठीक है? फंक्शंस क्या है लिम्फ के? लिम्फ के फंक्शंस को देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ लिम्फ।
फंक्शंस ऑफ लिम्फ में देखिए, तो पहला फंक्शन तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया था कि ये मेंटेन करता है, मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम, इट मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम, है ना? कि ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, तो जितना मटेरियल बाहर रह गया ना, वही तो वापस ब्लड में मिला जाके, तो उसने ब्लड वॉल्यूम को क्या किया, एक्चुअली मेंटेन किया, ठीक है? दूसरा क्या करता है ये, लिम्फ हेल्प टू एब्सॉर्ब बिग मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स लाइक फैटी एसिड, पढ़ा ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि जब फैट जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो एब्जॉर्ब होके लैक्टियल में जाते थे, है ना, लिम्फ वेसल में जाते थे, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कहाँ जाते थे, ब्लड वेसल में जाते थे, ठीक है? तो ये पढ़ लिया है हमने, ठीक है? तो मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स ड्यूरिंग डाइजेशन, है ना, ड्यूरिंग डाइजेशन। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि हमने वहां लैक्टियल की बात करी थी, ठीक है? तो इस चीज में हेल्प करते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं, इसी की वजह से ना हम लिम्फ को एक नाम और भी देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिडल मैन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मिडल मैन का काम भी, मिडल मैन भी बोलते हैं इसको, ठीक है? फिर आपके पास आता है तीसरा, तीसरा फंक्शन आपके पास क्या है, कि इसका मेजर रोल है इम्यून सिस्टम में, क्योंकि मैंने बताया ना, लिम्फेटिक नोड्स बनती हैं जहां बड़े सारे डब्ल्यूबीसी फंस जाते हैं, और वो डब्ल्यूबीसी, है ना, सबसे पहले कोई अगर, जैसे ये आपके क्या होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं गले में, तो वो भी लिम्फेटिक नोड्स ही होती हैं हमारी, है ना? तो जब आप वहां पे बड़े सारे डब्ल्यूबीसी हैं, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो सबसे पहले उनका जो लड़ाई शुरू होती है, जो फर्स्ट इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी होता है, वो कहाँ पे होता है, लिम्फेटिक नोड्स में ही होता है, ठीक है? तो मेजर रोल प्ले करते हैं ये, मेजर रोल इन इन इम्यून सिस्टम, ठीक है? मेजर रोल प्ले करते हैं कहाँ पे, इम्यून सिस्टम में, तो ये चीज को आपने ध्यान देना है। चलिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल फिर हम करेंगे, कल हम क्या-क्या चीज़ें कवर अप करेंगे, थोड़ा-सा ही रहा ये चैप्टर, बस खत्म होने वाला है। एक तो हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे कि ब्रेन का क्या रोल है, हार्मोन्स का क्या रोल है ना? आपके पूरे सर्कुलेशन को मेंटेन करने में, और हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, ठीक है? तो कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और कल हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है? कि एक्सक्रीशन अब देखते हैं, किडनीज़ का काम देखेंगे, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही।